नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल वाले हिस्से की हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद द हिंदू की मुख्य खबरों को देखने वाले हैं। द हिंदू में देखा जाए तो आज बड़े बड़े 3 आर्टिकल छपे थे। उसमें से हम 2 को सिलेक्ट किए हैं, लेकिन दोनों को भी यदि आप उठा करके देखेंगे ना तो शायद उतने पसंद आपको ना आए, लेकिन फिर भी आर्टिकल छपा है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो आर्टिकल यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। भारतीय संविधान कहता है कि सरकार किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं कर सकती है। ये काला है, गोरा है, ये एससी में है, ये एसटी में है, ठीक है, अमीर गरीब, किसी के भी बीच में बिना भेदभाव किए सरकार हमें कुछ राइट्स देती है, कुछ अधिकार देती है। जैसे राइट टू इक्वालिटी है, हमारे देश के सब नागरिक सब एक समान है, उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो राइट टू इक्वालिटी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। पार्टिकुलरली इस आर्टिकल को लिखने के पीछे उद्देश्य है सीएए कानून को समझना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को समझने और समझाने के हिसाब से ही ये आर्टिकल लिखा गया है। इस आर्टिकल के माध्यम से रिलेट करने की कोशिश करी जाती है कि राइट टू इक्वालिटी और सीएए किस प्रकार से दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। राइटर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब जैसे कि सीएए के बारे में आप जानते हैं, सीएए इसके बारे में बोला जाता है कि ये किसी की नागरिकता छीनता नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने का काम करता है। और किन लोगों को नागरिकता देने की बात करी जा रही है? जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पर रह रही है। जैसे कि पाकिस्तान में हिंदू लोग माइनॉरिटीज़ हैं, बौद्ध, सिख, जैन, ये सब वहाँ की माइनॉरिटीज़ के अंतर्गत आ जाते हैं। आरोप लगते रहते हैं पाकिस्तान के ऊपर में कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की आवाज़ दबाई जाती है, उनको उनके अधिकारों को छीना जाता है, उनको दबाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। इस प्रकार के आरोप लगते रहते हैं। अब लोग भग भग के आ रहे हैं इंडिया। अब इंडिया ये कह रहा है कि हम ऐसे लोगों को नागरिकता देंगे, लेकिन मुसलमान लोगों को छोड़ करके। अब राइटर कहते हैं कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में जो अहमदिया हैं, जो कि मुस्लिमों की कैटेगरी हैं, उन लोगों का वहाँ पर कहना चाहिए शोषण होता है, उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। तो आप उन लोगों को इस कैटेगरी में शामिल क्यों नहीं किए? आप उन लोगों को क्यों नहीं नागरिकता दे रहे हैं? ऐसा राइटर क्वेश्चन खड़ा करते हैं। साथ ही साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि आप धर्म को बेस बना करके नागरिकता प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो रखाइन स्टेट है, जो उइगर मुसलमान हैं, ठीक है, जिनका कोई माई बाप नहीं है, इनको पता ही नहीं कि हमारा कंट्री कौन सा है, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिनके साथ में भेदभाव हो रहा है, जिनको अपने देश से निकाल दिया जा रहा है, तो इन लोगों का क्या होगा? अब कुछ लोग तर्क देते हैं कि भाई इतनी सारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो क्यों नहीं आगे आ रही हैं, वो उनको क्यों नहीं अपने देश में पनाह देती हैं। तो यहाँ पर हमको दोनों तर्क देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ मेनली जो फोकस किया जाता है वो सीएए है और इसके साथ ही साथ में राइट टू इक्वालिटी है। अब राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर कैसे करके आ गया? जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो 5 धर्म के लोग हैं उनको हम नागरिकता देंगे। अब इसमें हमने एक धर्म को छोड़ दिया, मुसलमानों को छोड़ दिए, तो ये राइट टू इक्वालिटी कहाँ से हो गया? इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। एक चीज़ का और यहाँ पर जिक्र किया जाता है, एक जो जजमेंट आया था और उस जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का समर्थन किया था। अब वो जो केस ऐसा था कि एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लें ये कोई कंपनी है। अब यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको ये भनक लग गई है कि भाई अब ये कंपनी हम लोगों को निकालने वाली है।
कंपनी अब बंद होने वाली है। अब इस चीज़ को लेकर के ये लोग कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चले गए, केस दायर कर दिया इन्होंने, ठीक है। नहीं, इससे पहले क्या होता है, अब ये लोग सरकार के पास जाते हैं कि भाई हम लोगों को बचा लो, नहीं तो हमारी रोजी रोटी तो चली जाएगी यदि कंपनी डूब जाती है। तो सरकार ने क्या काम करी, उसने सोचा कि हम वर्करों को दूसरी जगह भी जॉब दिला सकते हैं, लेकिन ये कोई आसान नहीं है। दूसरा काम दे देते हैं, उनको महंगाई भत्ता दे देते हैं, उनको रोजगार भत्ता दे देते हैं, ऐसे बहुत सारे उनके मन में आए होंगे। लेकिन उन्होंने सबसे जो बेस्ट तरीका अपनाया वो ये था कि भाई हम कंपनी को संभालते हैं। कंपनी यदि संभल गई तो वर्कर लोग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है वर्करों को। इसलिए छोटा सा क्या काम करना है, इस कंपनी को थोड़ा सा हम रेगुलेट कर देते हैं। इस कंपनी का जो मुखिया है उसको हम हटाएंगे और हम हमारे हिसाब से उसको बैठाएंगे। कंपनी के जो मैनेजमेंट का काम है हम हमारे हाथ में ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो कंपनी वाले हैं, कंपनी वालों ने सरकार के खिलाफ में केस दायर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट चले गए ये लोग। उन्होंने सरकार के खिलाफ में शिकायत दर्ज करी कि आप केवल हमको ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके लिए तो आप कोई नियम कानून लेकर के नहीं आए हैं, तो खाली आप हम लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ से जो राइट टू इक्वालिटी है ना वो वायलेट होती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का साथ दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, देखिए ऐसा नहीं है, आपको लग ज़रूर रहा है कि हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है, हमको टारगेट किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार को यदि लग रहा है कि किसी पार्टिकुलर तबके के हित में यदि वो कोई काम कर रही है तो वो कर सकती है, इससे कहीं कोई राइट टू इक्वालिटी वायलेट नहीं होती है। इस प्रकार का जजमेंट हमको देखने को मिला था। तो ये जो जजमेंट है, यहाँ पर केंद्र सरकार हम लोगों को बोल सकती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ही ये चीज़ बोला था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान लोगों के जो अधिकार हैं वो वायलेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमेशा एक ही चीज़ का जिक्र किया जाता है भाई, कि जब भी आप इस केस के ऊपर सुनवाई करेंगे ना, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप कभी भी किसी चीज़ को धर्म के हिसाब से मत तौलिए, नहीं तो यहाँ पर भेदभाव चालू हो जाता है। जिस केस की हम बात करने वाले थे उस केस का नाम है चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये 1950 की बात है। और यहाँ पर आप इस लिंक में क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि वो कंपनी कौन थी और क्या क्या कंपनी ने सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे। ये पूरी स्टोरी यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद क्लासिफिकेशन टेस्ट की यहाँ पर बात करी जाती है। जो क्लासिफिकेशन टेस्ट हम बोल रहे हैं, ये चीज़ हम लिए हैं कहाँ से, यूएस, और ये पार्टिकुलरली 1950 के दशक की बात है। इट हैज़ सिंस बीन crystallized, refined, developed and critiqued to the point where it has become an inseparable part of equality jurisprudence। तभी तो हम क्या बोलते हैं कि भाई देखिए, SC ST वालों को रिजर्वेशन था, बाकी के समुदाय को रिजर्वेशन नहीं था। यहाँ पर तो बाकी लोग कह रहे थे कि हम लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा है, आप इन लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, सरकार ये इंश्योर करती है कि इन लोगों की भलाई के लिए हम इनको रिजर्वेशन दिए हैं, ताकि ये लोग भी बाकी लोगों के साथ मिल सकें, बाकी लोगों के लेवल तक ये लोग पहुंच सकें, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है यदि हम हिस्ट्री में देखेंगे तो। इसलिए यहाँ पर सरकार ठीक हो जाती है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों के राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहे हैं, बल्कि ये सरकार का संवैधानिक कर्तव्य होता है कि वो ऐसे तबके के लोगों के अधिकारों की रक्षा करें। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल है, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बताता है। पार्टिकुलरली ये जो आर्टिकल है ये चाइना के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है।
चाइना कैसे करके सुपर पावर बन सकता है या फिर सुपर पावर बनने की तरफ में वो कदम आगे बढ़ा रहा है, इसके लिए चाइना ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। देखिए, शुरुआत करी जाती है कि चाइना आज के समय में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी पार्टिसिपेट करने लगा है। जैसे कि कहीं कहीं पर वो क्या काम करता है, दो देशों के बीच में मध्यस्थता कराने का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। पहले ये काम कौन कराता था? पहले ये काम अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ कराती थी, और इससे पता चलता था कि इन कंट्रीज़ का दबदबा कितना है, लोग इन कंट्रीज़ की बात मानते भी थे। आज के समय में चाइना अमेरिका को पीछे करते हुए ऐसे ऐसे कदम खुद उठाने लगा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो तनातनी चल रही थी, वहाँ पर मध्यस्थता कराने का मीडिएटर के तौर पर चाइना काम किया था, और उसने बता दिया था कि भाई देखिए, पूरी दुनिया भर में अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं है, हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, हम भी सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हैं। इसके बाद गाजा का युद्ध चल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसराइल और गाजा के बीच में युद्ध चल रहा है, उधर यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। इन सब कंडीशन को देखते हुए चाइना अपनी पॉलिटिक्स को कैसे चेंज करता है, क्या उसके लिए सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जाहिर सी बात उसने क्या काम किया, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हाथ मिलाना चालू करा। साथ ही साथ उसने रसिया के साथ जो अपने जो संबंध हैं उनको और भी ज़्यादा सुधारने की कोशिश किया, क्योंकि उसको पता है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना, वो अमेरिका का साथ देती हैं। अमेरिका जैसा बोलता है वो कंट्रीज़ वैसा ही करती हैं, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, इसलिए मुझे अलग हट करके सोचना पड़ेगा। तो देश दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनको लेकर के चाइना अपनी क्या सोच रखता है, इसके बारे में आप देखिए। चाइना ने लिया था एक क्लियरर, एकदम क्लियर चीज कर दिया था कि भाई हम जो है अरब कंट्रीज के साथ में रहेंगे, एंड हैज़ नॉट कंडेम्ड हमास बाय नेम। साथ ही साथ में उसने हमास की आलोचना नहीं करी थी, हमास का नाम लेकर के उसकी बुराई नहीं बताई थी। Much of the reasoning behind this is to counter long standing American influence। ऐसा चाइना ने क्यों किया? ताकि अमेरिका का इतना ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, उसको वो ख़त्म कर सके, उसको ख़त्म कर सके। कब कर सके? साथ ही साथ में अमेरिका के असर को कम तो करना ही करना है। चाइना ये भी समझ चुका है कि आज के टाइम में जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो पहले कभी अमेरिका की तरफ दौड़ती थी, भागती थी, आज के समय में ये स्वतंत्र होकर के अपने डिसीजन लेना चाहती हैं, किसी के ऊपर ये लोग डिपेंड नहीं होना चाहते हैं। और ऐसे समय में यदि मैं पीछे हट गया तो फिर मेरे को कौन पूछेगा। इसलिए क्या काम करना है, अभी ये बहुत ही अच्छा वक्त है कि थोड़ा आगे आगे हो और इन कंट्रीज़ को अपनी तरफ आप करने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल के तौर पर सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात की यदि हम बात करें, चाइना बैक्ड इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब चाइना ऐसा नहीं है कि खाली दूसरे कंट्रीज से बातचीत करके अपने आप को पीछे छोड़ देगा। चाइना कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन का भी निर्माण कर रहा है, जैसे कि चाइना बैक्ड इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन। 2023 में वांग यी ने अपना समर्थन दिया था कि हम सेटअप करेंगे एक नया चाइना समर्थित इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बनाएंगे हम हांगकांग में। कुछ कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिनसे पता चला है कि अल्जीरिया, बेलारूस, कंबोडिया, डिजिबूती, इंडोनेशिया, लाओस, पाकिस्तान, सर्बिया, सूडान, ये इसके सिग्नेटरी रहे हैं टू द इनिशियल स्टेटमेंट एज ए प्रिपेटरी ऑफिस वाज लॉन्च। तो प्रिपेरेटरी एक ऑफिस लॉन्च किया गया था, उस समय हमको ये पता चला कि भाई काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहती हैं।
कुल मिलाकर के जो चाइनीज़ इस्टेब्लिशमेंट है वो ये आशा कर रहा है टू लिंक द मेडिएशन इनिशिएटिव टू इट्स एक्सपेंसिव इकोनॉमिक कॉरिडोर। मीडिएशन को डायरेक्टली वो बीआरआई प्रोजेक्ट से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम ये समझ सकते हैं। वहीं यदि हम बीआरआई प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक्सटेंसिव, द बीआरआई हैज़ एक्सटेंसिव मेंबरशिप इन वेस्ट एशिया एज वेल एज विथ ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई अमंग अदर बीइंग पार्ट ऑफ द चाइनास इकोनॉमिक हाईवे। देखिए, बीआरआई प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारी कंट्रीज़ शामिल हुई हैं। पार्टिकुलरली यदि हम वेस्ट एशिया की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर ईरान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना के इकोनॉमिक हाईवे का हिस्सा बनना चाहती हैं। इसके अलावा आज के समय में ऐसा हो गया है, इजराइल काफ़ी हैवी तरीके से रिलाय करता है यूनाइटेड स्टेट के ऊपर फॉर इट्स सिक्योरिटी एंड इज़ नॉट ए सिग्नेटरी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को साइन नहीं किया है किसने? इजराइल ने। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि इजराइल पूरी तरह से मना कर देगा। क्या हो सकता है ये तो उसी समय पता चलेगा जब दोनों देशों के जो लीडर हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इसके बाद चाइना की अब्सेंस हमको देखने को मिली है रेड सी क्राइसिस में। इसका मतलब ये है कि भाई चाइना इस क्राइसिस से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, और यहाँ तक भी हम एग्जाम्पल देखे हैं कि बहुत सारे जहाज़ उड़ा दिए गए हैं लेकिन चाइना के जहाज़ नहीं उड़ाए गए हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये आखिर हो कैसे सकता है? तो ये चाइना की जियोपॉलिटिकल टेक्निक है, ये चाइना की तरफ से जियोपॉलिटिक्स खेला गया है, ये उसका भू राजनैतिक प्रभाव है कि भाई आज उसके जहाज़ लोगों ने उड़ाए नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट कर रहा था मुस्लिम कंट्रीज़ की। इसके अलावा कुछ कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो कि सजेस्ट करती हैं कि जो यमन बेस्ड हाउदीज है वो कभी भी चाइनीज एंड रशियन शिप्स को टारगेट नहीं किए थे, suggesting a bypass potentially using leverage that Beijing has with its closer partner Iran despite Tehran's call for Yemeni militia to cease attack। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं ये भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बताती है, जिसमें आज आप ये देखेंगे इजराइल और गाज़ा के बीच में युद्ध चल रहा है। आज कितना समय बीत चुका है, कितने महीने, कितने दिन बीत चुके हैं, इसके बाद आज जाकर के यूनाइटेड नेशंस यदि ये कह रहा है कि रमज़ान के महीने में युद्ध में आप सीज फायर करिए, युद्ध मत करिए, तो ऐसी संस्थाएं को बनाने का मतलब ही क्या रह गया है? और इस प्रकार की जो संस्थाएं बनाई गई हैं ना, ये संस्थाएं कभी भी सफल नहीं हो पाई हैं और फ्यूचर भी इनका कुछ समझ में नहीं आता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियों का दबदबा रहा है, अमेरिका जैसी कंट्रियों का यहाँ पर दबदबा रहा है, तो कभी भी कोई अच्छी चीज़ तो हो ही नहीं सकती, आप ये समझ लीजिए। यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस इतना पावरफुल यदि है तो वो युद्ध को क्यों नहीं रोक पाया? युद्ध से किसका भला हुआ है? कोई ना कोई शांति समझौता हो जाता दोनों देशों के बीच में, लेकिन नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेरिका हमेशा से अपना काम बनाने के चक्कर में रहा है। जैसे कि उसने इजराइल को कहा नहीं, एकदम लड़ो, मैं हथियार दे रहा हूँ, ये लो बंदूक, चला गोली। इसमें किसको फ़ायदा हो रहा है? इसमें फ़ायदा हो रहा है अमेरिका को, वो अपनी बंदूक बेच रहा है। इसके अलावा वो इजराइल को ये भरोसा दिला रहा है कि भाई मैं ही तेरा असली साथी हूँ, बाकी कोई है ही नहीं तेरा साथी। और उसको मौका मिल जाता है अपनी इंटरनेशनल पहुंच को और भी ज़्यादा बढ़ाने का, अपने दबदबा को दुनिया में दिखाने का कि नहीं मैं सुपर पावर हूँ, लोग मेरी बात मानते हैं। और सामने वाली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको दबाने का उसको एक प्रकार से अवसर मिल गया। अब हाल फिलहाल में हम न्यूज़ में ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक रिजोल्यूशन लेकर के आई है जिसमें बोल रही है कि रमज़ान के महीने में तो आप कम से कम लड़ाई मत करो। तो ये चीज़ बताती है कि यहाँ पर
ऐसी कंट्रीज़ का दबदबा रहा है जो कि अपना ही भला देखते हैं, वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की यदि हम बात करें तो देखिए, इट इज़ वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ते हैं तो उसके 6 अंग बताए गए हैं। उसमें से एक प्रमुख अंग है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यदि हम इसके परमानेंट हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है न्यूयॉर्क सिटी में। लोकेशन की बात करें तो चर्च हाउस, वेस्टमिंस्टर, लंदन में। पहली बार इसकी जो मीटिंग का आयोजन है वो 17 जनवरी 1946 को आयोजित किया गया था। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके चलना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है, लेकिन यूएनएससी इस चीज़ में कभी भी सफल नहीं हो पाई है।